बचपन की धरती प्राचीन भारत के पूर्वी छोर पर समुद्र की लहरों से घिरा एक भव्य साम्राज्य था, मालवगढ़। यह भूमि अपनी उपजाऊ धरती भी, वीर सैनिकों और न्यायप्रिय राजाओं के लिए प्रसिद्ध थी। महलों की ऊंची ऊंची मीनारें सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकती और चारों ओर हरियाली से भरे खेत इसे धरती पर स्वर्ग बना देते। उस समय राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, एक साहसी और बुद्धिमान शासक, जिनकी तलवार से दुश्मन कांपते थे और जिनकी करुणा से प्रजा उन्हें पिताश्री कहकर पुकारती थी। उनकी रानी महारानी लावण्या सौंदर्य और विवेक की मूर्ति थी। विवाह के कई वर्षों बाद एक शुभ वसंत की सुबह रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, अरिंदम। जन्म के समय ही राजमहल में उत्सव का माहौल था। महल के मुख्य प्रांगण में घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, हाथियों की गरज हवा में फैल रही थी और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा राज्य आनंद में डूबा था। ज्योतिषियों ने राजकुमार की कुंडली देखकर घोषणा की, यह बालक महान योद्धा बनेगा, परंतु उसके जीवन में संघर्ष और त्याग की लंबी छाया रहेगी। बाल्यकाल। अरिंदम का बचपन ऐश्वर्य में बीता, लेकिन उन्हें कभी राजसी आराम का अभिमान नहीं हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र को आम बच्चों के साथ खेलने दिया, ताकि उसमें विनम्रता बनी रहे। बचपन से ही अरिंदम की जिज्ञासा असाधारण थी। जब दूसरे राजकुमार खिलौनों से खेलते, वह धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता। जब दूसरे शिकार पर जाते, वह सैनिकों से युद्ध कला सीखता। और जब दरबार में कवि कथाकार आते, वह इतिहास और रणनीति की बातें ध्यान से सुनता। उनके गुरु आचार्य देवव्रत उन्हें शिक्षा देते हुए कहते, राजकुमार, एक राजा का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका विवेक होता है। तलवार युद्ध जीतती है, विवेक साम्राज्य। अरिंदम जब केवल 12 वर्ष के थे, तभी पहली बार उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य कौशलगढ़ का राजा मालवगढ़ की सीमा पर हमला करने आ गया। उस समय राजा वीरेंद्र युद्ध में बाहर थे और राजधानी की रक्षा का भार सेनापति रुद्रसेन पर था। एक रात सीमा के किले पर अचानक आक्रमण हुआ। दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। सेनापति ने महल में संदेश भेजा, राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन अरिंदम ने मना कर दिया। वह किले पर पहुंचे और सैनिकों को जोश से संबोधित किया, आज मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन यह मेरी धरती है। जो भी इसे ललकारेगा, मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। उसके शब्दों से सैनिकों में जोश भर गया। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि जीत अंत में राजा वीरेंद्र की वापसी के बाद हुई, लेकिन सभी ने देखा कि एक 12 वर्षीय बालक में भी सिंह का साहस था। बचपन में अरिंदम का सबसे करीबी मित्र था वीरभान, जो एक साधारण सैनिक का बेटा था। दोनों बचपन से साथ खेलते, दौड़ते और गुप्त किलों के सपने देखते। एक दिन अरिंदम ने गलती से वीरभान की तलवार तोड़ दी। उसे लगा कि यह बस एक खिलौना थी, लेकिन वीरभान के लिए वह उसके पिता की निशानी थी। वीरभान चुपचाप रो पड़ा। तब अरिंदम को समझ आया कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना एक राजा की पहली जिम्मेदारी है। उसने अपने गहनों को बेचकर नई तलवार बनवाई और वीरभान को दी। वीरभान ने कहा, मित्र, राजा बनने से पहले इंसान बनना सीखो, तभी तुम्हारा राज्य अमर होगा। जैसे जैसे अरिंदम बड़े होते गए, उनके व्यक्तित्व में एक अलग तेज आ रहा था, लेकिन महल के भीतर राजनीतिक साजिशें भी पनपने लगी थीं। राजा के छोटे भाई महेंद्र को लगता था कि गद्दी पर उसका हक है, क्योंकि उसने राजा वीरेंद्र के कई युद्धों में साथ दिया था। वह चुपचाप मंत्रियों को अपने पक्ष में करने लगा। उधर पड़ोसी राज्यों की नजर मालवगढ़ की समृद्धि पर थी। सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था। अरिंदम को यह सब समझ में आने लगा। आचार्य देवव्रत ने एक दिन चेतावनी दी, राजकुमार, युद्ध से पहले साजिशें आती हैं। जो साजिशों को नहीं समझता, वह युद्ध में जीतकर भी हार जाता है। राजा का अंतिम युद्ध। अरिंदम अब 20 वर्ष के हो चुके थे। उनकी कद काठी और तेजस्विता देखकर हर कोई कहता, यह राजकुमार जन्मजात राजा है। लेकिन उसी समय उत्तर दिशा से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नागवाड़ा नामक राज्य ने अचानक मालवगढ़ पर हमला बोल दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और युद्ध भूमि की ओर कूच किया। युद्ध महीनों चला। शुरुआत में मालवगढ़ को बढ़त मिली, लेकिन नागवाड़ा ने धोखे से रात में हमला कर दिया। इस हमले में राजा वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने से पहले उन्होंने अरिंदम को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा,
याद रखना, गद्दी एक सिंहासन नहीं बल्कि कांटों का ताज है। अगर तुम्हें प्रजा के लिए मरने का साहस है तभी इसे संभालना। कुछ ही पलों बाद सम्राट वीरेंद्र सिंह ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु के बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस शोक के बीच महल के अंदर राजनीति की आंधी उठने लगी। राजा के छोटे भाई महेंद्र ने दरबार में दावा किया, मैंने राजा के साथ कई युद्ध लड़े हैं। अरिंदम अभी अनुभवहीन है, राज्य की कमान मुझे मिलनी चाहिए। कुछ मंत्री महेंद्र के पक्ष में थे क्योंकि वह उन्हें सोने और जमीन का लालच दे रहा था, लेकिन सेनापति रुद्रसेन, आचार्य देवव्रत और जनता का विश्वास अरिंदम पर था। दरबार में 3 दिन तक बहस चली। अंततः आचार्य देवव्रत ने कहा, राजगद्दी का निर्णय प्रजा करेगी। अगले दिन राजधानी के मुख्य प्रांगण में हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहां अरिंदम और महेंद्र दोनों उपस्थित थे। जनता से पूछा गया, कौन आपका राजा बने? हजारों गले से एक ही नाम निकला, अरिंदम। महेंद्र के चेहरे पर गुस्सा और अपमान का मिला जुला भाव था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन इस गद्दी को हासिल करेगा। राज्याभिषेक। अरिंदम का राज्याभिषेक भव्य समारोह में हुआ। सोने का मुकुट, रत्न जड़ित तलवार और हाथी दांत का सिंहासन सब उनके अधिकार में आ गया, लेकिन उनके मन में पिता की बातें गूंज रही थीं। गद्दी कांटों का ताज है। उन्होंने सबसे पहले एक घोषणा की, गरीब किसानों का कर आधा किया जाएगा, सीमाओं पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, शिक्षा और युद्ध कला दोनों को समान महत्व मिलेगा। इन फैसलों ने जनता का दिल जीत लिया, लेकिन महल के भीतर विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ गई। एक दिन राज्यसभा में यह सूचना आई कि पड़ोसी राज्य विजयनगर का राजा व्यापार समझौते के लिए अपनी बेटी को मालवगढ़ भेज रहा है। उसका नाम था राजकुमारी यामिनी तेजस्वी, बुद्धिमान और तीरंदाजी में निपुण। जब अरिंदम ने पहली बार यामिनी को दरबार में देखा तो उन्हें लगा जैसे बरसों से उनकी आत्मा इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। यामिनी ने भी अरिंदम को सम्मान और जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा। यामिनी का मालवगढ़ में रहना केवल 10 दिनों के लिए था, लेकिन उन दिनों में अरिंदम और यामिनी कई बार मिले, कभी बगीचे में, कभी घुड़सवारी करते हुए, कभी धनुष बाण के अभ्यास में। धीरे धीरे यह मित्रता गहरी होकर प्रेम में बदल गई। प्रेम सरल नहीं था। विजयनगर के राजा ने पहले ही तय कर रखा था कि यामिनी का विवाह दक्षिण के चोलगरहज के राजकुमार से होगा, ताकि दोनों राज्यों का राजनीतिक गठबंधन हो सके। महेंद्र की चाल। महेंद्र ने यह प्रेम कथा सुनते ही इसमें साजिश का मौका देख लिया। वह विजयनगर के राजदूत के पास गया और कहा, क्या आपको पता है कि आपका राजा अरिंदम आपकी राजकुमारी को फंसा रहा है? वह उससे विवाह कर विजयनगर को अपने अधीन कर लेगा। राजदूत ने यह बात अपने राजा तक पहुंचा दी। इससे विजयनगर और मालवगढ़ के रिश्तों में तनाव आ गया। उधर अपतायम महेंद्र ने दरबार में भी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अरिंदम राजकार्य छोड़कर प्रेम में डूब गए हैं। कुछ मंत्री फिर से महेंद्र के पक्ष में खड़े होने लगे। युद्ध की आहट। इसी बीच उत्तर दिशा में नागवाड़ा राज्य फिर से सक्रिय हो गया। उसने इस बार चोलगढ़ के साथ मिलकर हमला करने की योजना बनाई। अरिंदम को खबर मिली कि दुश्मन की संयुक्त सेना 2 महीनों में मालवगढ़ की सीमा पर पहुंच जाएगी। उन्होंने तुरंत आपात परिषद बुलाई और कहा, हमें एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना होगा, बाहरी दुश्मन और अंदर की साजिश। अगर हम एक में भी हार गए तो मालवगढ़ मिट जाएगा। अंतिम क्षण। भाग 2 के अंत में एक गुप्तचर रात के अंधेरे में महल में घुसा और अरिंदम के कक्ष के बाहर चुपचाप एक पत्र रख गया। उस पत्र में केवल 3 शब्द लिखे थे, तुम्हारा सबसे अपना। लेकिन नीचे खून से बना एक चिन्ह था, नागवाड़ा का शाही निशान। अरिंदम समझ गए कि खेल अब खुलकर शुरू हो गया है। नागवाड़ा का संदेश मिलने के बाद से अरिंदम की नींद उड़ गई। उन्हें पता था कि दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि महल के अंदर भी था। महेंद्र की चालें अब खुलकर सामने आने लगी थी। वह गुप्त रूप से उन मंत्रियों से मिला करता जो सत्ता के लिए लालची थे और उन्हें वादा करता, अरिंदम को हटाकर मैं तुम्हें सोना, जमीन और उपाधियां दूंगा। महेंद्र का अगला कदम था विजयनगर के साथ अरिंदम के रिश्ते को तोड़ना। उसने यामिनी को एक झूठा पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि अरिंदम ने उसके बारे में अपमानजनक बातें कही हैं और उसका विवाह चोलगढ़ की राजकुमारी से करने की योजना बना रहे हैं।
यामिनी ने पत्र पढ़कर रोते हुए अरिंदम से मिलने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने बीच में ही उसका काफिला रोक दिया और कहा, राजकुमारी, अब आप अपने राज्य लौट जाइए। अरिंदम आपको धोखा दे रहा है। जब अरिंदम को पता चला कि यामिनी अचानक लौट गई है, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कई संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आचार्य देवव्रत ने उन्हें समझाया, राजकुमार, एक राजा का जीवन निजी सुखों के लिए नहीं होता। यह समय प्रेम में डूबने का नहीं, बल्कि सिंहासन बचाने का है। अरिंदम ने मन में प्रतिज्ञा की कि वह पहले अपने राज्य को सुरक्षित करेगा और फिर अपने प्रेम को। दुश्मन की सेना लगभग 80,000 सैनिकों की थी, नागवाड़ा और चोलगढ़ की संयुक्त ताकत। मालवगढ़ के पास केवल 50,000 सैनिक थे। संख्या में कम होने के बावजूद अरिंदम ने रणनीति बनाई। सीमाओं पर किलेबंदी मजबूत की जाएगी, जंगल के रास्तों में जाल बिछाए जाएंगे, दुश्मन के राशन और हथियार की आपूर्ति रोकने के लिए छापामार दल भेजे जाएंगे। सेनापति रुद्रसेन ने कहा, महाराज, अगर हम समय जीत लें तो उनकी सेना खुद भूख और थकान से कमजोर हो जाएगी। युद्ध का पहला मोर्चा कालिंदी घाटी में लगा। अरिंदम स्वयं अपने घोड़े अश्वमेध पर सवार होकर मोर्चे पर पहुंचे। उनकी कवच पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और हाथ में तलवार बिजली की तरह दमक रही थी। युद्ध भयंकर था। दुश्मन ने 3 दिशाओं से हमला किया। अरिंदम ने बाएं मोर्चे पर खुद आक्रमण किया, जबकि सेनापति रुद्रसेन ने दाहिने मोर्चे की कमान संभाली। दिन भर की लड़ाई के बाद मालवगढ़ ने पहला मोर्चा जीत लिया, लेकिन 3,000 सैनिकों की जान चली गई। युद्ध के दूसरे दिन महेंद्र को राजधानी में प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने मौका देखकर गुप्त रूप से दुश्मन को संदेश भेजा, अगर मुझे राजा बना दिया जाए तो मैं मालवगढ़ का द्वार आपके लिए खोल दूंगा। दुश्मन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आधी रात को राजधानी के पश्चिमी दरवाजे पर आक्रमण कर दिया। खुशकिस्मती से यह वीरभानपुरी, अरिंदम का बचपन का मित्र, उस दरवाजे पर तैनात था। उसने अपनी जान पर खेलकर दरवाजा बंद रखा और हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन वीरभान गंभीर रूप से घायल हो गया। मरते समय उसने अरिंदम से कहा, मित्र, राज्य को बचाना यही हमारी दोस्ती का कर्ज है। राजा का संकल्प। वीरभान की मौत ने अरिंदम के दिल में आग जला दी। उन्होंने युद्ध भूमि में खड़े होकर सैनिकों से कहा, आज हम सिर्फ अपनी धरती के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए भाई, अपने घर, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। जय मालवगढ़। दुश्मन की सेना पीछे हट गई, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। अरिंदम जान गए थे कि अगला हमला राजधानी के दिल पर होगा, और इस बार शायद महेंद्र की गद्दारी छिपी नहीं रहेगी। कालिंदी घाटी की जीत के बाद मालवगढ़ में थोड़ी राहत आई, लेकिन यह केवल तूफान से पहले की खामोशी थी। जासूसों ने सूचना दी, नागवाड़ा और चोलगढ़ की संयुक्त सेना राजधानी की ओर बढ़ रही है। उनकी संख्या अब भी 60,000 से अधिक थी, जबकि मालवगढ़ के पास 40,000 थके हुए सैनिक बचे थे। अरिंदम ने दरबार में मंत्रियों से कहा, हम संख्या में कम हैं, लेकिन हमारी हिम्मत दुश्मन से कहीं बड़ी है। आचार्य देवव्रत ने सलाह दी कि युद्ध को राजधानी की दीवारों के बाहर ही रोका जाए, ताकि आम जनता सुरक्षित रहे। युद्ध की तैयारी चल रही थी कि अचानक सेनापति रुद्रसेन ने एक संदेश लाकर अरिंदम के सामने रखा। यह संदेश महेंद्र के पास से मिला था, जिसमें लिखा था, आज रात पूर्वी दरवाजे को खोल देना, मेरे लोग आपके साथ होंगे। अरिंदम ने तुरंत महेंद्र को बुलवाया। महेंद्र ने पहले इनकार किया, लेकिन जब पत्र उसके सामने रखा गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरिंदम ने क्रोध में कहा, तुम मेरे पिता के भाई हो, मेरे चाचा, और तुमने अपनी ही धरती से विश्वासघात किया। महेंद्र को युद्ध के बाद न्याय के लिए कैद कर लिया गया। दुश्मन की सेना सुबह सुबह राजधानी के बाहर आ डटी। आसमान में धूल के बादल छा गए, तलवारों की चमक आंखें चौंधिया रही थी और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। अरिंदम ने अपने सैनिकों से कहा, आज अगर हम हार गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएंगी, लेकिन अगर जीते तो यह धरती हमेशा आजाद रहेगी। युद्ध शुरू होते ही दोनों ओर से बाणों की वर्षा हुई। अरिंदम ने अपनी घुड़सवार सेना को बाएं पंख से हमला करने का आदेश दिया, जबकि खुद वह मध्य मोर्चे पर आ गए। चोलगढ़ के सेनापति अजयपाल ने सीधा अरिंदम पर धावा बोला। दोनों के बीच तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकल रही थीं।
घंटों चले इस द्वंद्व में अंततः अरिंदम ने अजयपाल को परास्त कर दिया, लेकिन खुद भी घायल हो गए। जब दुश्मन का दबाव बढ़ा तो सेनापति रुद्रसेन ने अपनी टुकड़ी लेकर दुश्मन के शिविर पर सीधा हमला कर दिया। यह हमला आत्मघाती था, लेकिन इससे दुश्मन की पंक्तियां टूट गईं। रुद्रसेन गंभीर रूप से घायल होकर गिरे और अंतिम सांस लेते हुए बोले, महाराज, अब रास्ता साफ है, जीत लीजिए इसे। रुद्रसेन के बलिदान ने सैनिकों में आग भर दी। मालवगढ़ ने जोरदार पलटवार किया और आखिरकार शाम तक दुश्मन पीछे हट गया। राजधानी बच गई, लेकिन इस जीत की कीमत भारी थी। 10,000 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके थे। युद्ध खत्म होने के बाद बाद महेंद्र को दरबार में लाया गया। अरिंदम ने कहा, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो यह बदले की कहानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए उस अंधेरी काल कोठरी में डाल रहा हूं, जहां से तुम सिर्फ अपने किए पर पछताओगे। महेंद्र को जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। विजय के कुछ ही दिनों बाद विजयनगर से संदेश आया। राजकुमारी यामिनी ने अपने पिता से विवाह के निर्णय को टालने की अनुमति मांगी है। उसका कहना था कि वह केवल वही विवाह करेगी जो उसके हृदय को स्वीकार हो। अरिंदम ने इस खबर को सुनकर लंबे समय बाद मुस्कुराया। राज्य अब सुरक्षित था, लेकिन अरिंदम को पता था कि यह शांति हमेशा नहीं रहेगी। उनके सामने अभी भी दो बड़े कार्य थे, यामिनी से मिलकर सच्चाई बताना और मालवगढ़ को इतना मजबूत बनाना कि दुश्मन दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत न करे। विजयनगर की यात्रा, युद्ध समाप्त हुए 2 महीने बीत चुके थे। मालवगढ़ में निर्माण कार्य चल रहा था। सैनिकों को पुनः संगठित किया जा रहा था, लेकिन अरिंदम के मन में एक ही बात थी, यामिनी। उन्होंने सेनापति पद के लिए वीरसेन को नियुक्त किया और स्वयं एक छोटे से काफिले के साथ विजयनगर के लिए रवाना हुए। विजयनगर पहुंचते ही उनका स्वागत औपचारिक अंदाज में हुआ, पर राजमहल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। राजा विक्रमादित्य, यामिनी के पिता, ने ठंडे स्वर में कहा, महाराज अरिंदम, मैंने सुना है कि आप मेरी बेटी के साथ धोखा करने वाले थे। महाराज, अगर मैं प्रेम में छल कर सकता तो अपने राज्य के लिए प्राण न देता। सच्चाई यह है कि यह सब महेंद्र की साजिश थी। यामिनी पहले तो चुप रही, लेकिन जब अरिंदम ने वह झूठा पत्र और महेंद्र के गुप्त संदेश दिखाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कीजिए अरिंदम, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। विजयनगर के दक्षिणी इलाके में विद्रोह भड़क उठा था। विद्रोही नेता कृष्णदेव ने खुद को राजा घोषित कर दिया था और सेना का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ मिला लिया था। अरिंदम ने राजा विक्रमादित्य को प्रस्ताव दिया, अगर हम मिलकर इस विद्रोह को दबाएं तो न केवल विजयनगर सुरक्षित रहेगा, बल्कि हमारे राज्यों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। योजना बनाई गई। अरिंदम अपनी घुड़सवार सेना के साथ दक्षिणी दर्रे से हमला करेंगे। विजयनगर की मुख्य सेना सामने से आक्रमण करेगी। दोनों सेनाएं विद्रोहियों को बीच में घेर लेंगी। विद्रोही संख्या में 25,000 थे, जबकि संयुक्त सेना 40,000 की। लेकिन कृष्णदेव चालाक था। उसने अरिंदम के काफिले पर अचानक रात में हमला कर दिया। अंधेरे में हुई इस लड़ाई में अरिंदम घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से दुश्मन के कई सैनिकों को ढेर कर दिया। सुबह होते होते संयुक्त सेना ने विद्रोहियों को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के दौरान कृष्णदेव ने अचानक यामिनी को बंदी बना लिया और कहा, अगर अरिंदम ने हथियार नहीं डाले तो मैं इन्हें यहीं मार दूंगा। अरिंदम ने अपना घोड़ा सीधा कृष्णदेव की ओर दौड़ाया। तीव्र गति से हुए इस आक्रमण में अरिंदम ने यामिनी को तो बचा लिया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 दिन तक उनका जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चलता रहा। राजा विक्रमादित्य स्वयं उनके पास बैठे रहे और चौथे दिन जब अरिंदम ने आंखें खोली, तुमने न केवल मेरी बेटी को बल्कि मेरे राज्य को भी बचाया है। यामिनी का हाथ अब तुम्हारा है। अरिंदम विजयी होकर मालवगढ़ लौटे, लेकिन इस बार उनका व्यक्तित्व पहले से अधिक गहन और दृढ़ था। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा को केवल युद्ध जीतना ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिल भी जीतने होते हैं। उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। राज्य में किसान सभा की स्थापना, व्यापार के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ खुले मार्ग, हर गांव में शिक्षा केंद्र। अब मालवगढ़ पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और समृद्ध हो रहा था। लेकिन क्षितिज पर फिर से काले बादल मंडरा रहे थे। नागवाड़ा ने अपनी सेना को दोगुना कर लिया था और एक बार फिर हमला करने की योजना बना रहा था। तूफान का आगमन। मालवगढ़ में खुशहाली लौट आई थी। खेत लहलहा रहे थे,
बाजार गुलजार थे और लोग चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन इसी शांति के बीच एक भयावह समाचार आया। नागवाड़ा ने 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना जुटा ली है। यह अब तक का सबसे बड़ा खतरा था। सेनापति वीरसेन ने कहा, महाराज, इस बार अगर हमने सीधे टक्कर ली तो संख्या के कारण हम टिक नहीं पाएंगे। अरिंदम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सीधे नहीं लड़ेंगे। यह युद्ध मैदान में नहीं, रणनीति में जीता जाएगा। अरिंदम ने 3 हिस्सों में अपनी सेना बांटी। मुख्य सेना राजधानी की रक्षा के लिए, छापामार दल दुश्मन की रसद, खाना हथियार पर हमला करने के लिए, भ्रम फैलाने वाली टुकड़ी दुश्मन को अलग अलग दिशाओं में उलझाने के लिए। उन्होंने अपने विश्वसनीय जासूसों को भी दुश्मन के शिविर में भेजा ताकि उनकी योजनाओं की जानकारी मिल सके। जैसे ही नागवाड़ा की सेना मालवगढ़ की सीमा में घुसी, अरिंदम के छापामार दल ने रातों रात उनके राशन के गोदाम जला दिए। 3 दिन में ही दुश्मन की सेना में भूख और थकान फैल गई। इसी बीच भ्रम फैलाने वाली टुकड़ी ने उत्तर दिशा से हमला कर ऐसा दिखाया मानो राजधानी वहीं हो। नागवाड़ा का आधा हिस्सा उत्तर की ओर चला गया, जबकि असली राजधानी दक्षिण में सुरक्षित रही। जब दुश्मन बिखर गया, अरिंदम ने अपनी पूरी घुड़सवार सेना के साथ उन पर धावा बोला। युद्ध इतना भीषण था कि तलवारों की चमक से दिन भी रात जैसा लग रहा था। अरिंदम का सामना नागवाड़ा के महाराज विक्रमसेन से हुआ। दोनों की तलवारें टकराईं और हवा में चिंगारियां उड़ी और पूरा मैदान उनकी भिड़ंत से गूंज उठा। घंटों चले इस संघर्ष के बाद अरिंदम ने विक्रमसेन की तलवार तोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। युद्ध जीतने के बाद मंत्रियों ने सुझाव दिया कि विक्रमसेन को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन अरिंदम ने कहा, अगर मैं उसे मार दूंगा तो उसका राज्य बदले में हमें नष्ट करने की कोशिश करेगा। मैं उसे जीवित छोड़ता हूं ताकि वह देख सके कि दया भी एक हथियार है। विक्रमसेन को रिहा कर दिया गया, लेकिन शर्त रखी गई कि वह मालवगढ़ के खिलाफ कभी सेना नहीं उठाएगा। युद्ध के बाद मालवगढ़ में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। अरिंदम और यामिनी का विवाह भव्य उत्सव में हुआ, जिसमें दूर दूर के राज्यों से राजा रानी आए। अरिंदम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में युद्ध से अधिक ध्यान शिक्षा, न्याय और व्यापार पर दिया। उन्होंने एक शांति संधि परिषद बनाई, जिसमें पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि बैठकर विवाद सुलझाते थे। वर्षों बाद वृद्धावस्था में अरिंदम अपने महल की बालकनी से राज्य को निहार रहे थे। यामिनी पास बैठी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने बहुत युद्ध देखे, लेकिन सबसे बड़ी जीत तब मिली जब हमने लोगों के दिल जीते। अगले ही दिन अरिंदम शांत भाव से दुनिया से विदा हो गए। उनकी चिता पर हजारों लोग रो रहे थे और पूरी धरती पर यह संदेश गूंज रहा था, वह राजा जिसने तलवार से नहीं, अपने न्याय से साम्राज्य जीता। महागाथा का अंत। अरिंदम की विरासत आने वाली पीढ़ियों में जीवित रही। मालवगढ़ आने वाले 100 वर्षों तक स्वतंत्र और समृद्ध रहा और हर पीढ़ी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती रही, कैसे एक राजा ने प्रेम, साहस और न्याय से इतिहास रचा। मेरी आगे वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।